हेलो स्टूडेंट्स, हमारे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का जो लास्ट टॉपिक है दैट इज़ माइक्रोब यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर्स। तो जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है, जो डिमांड है टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फूड की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमें क्या है कि हमारी जो फसल है वो ख़राब ना हो। तो ख़राब ना होने के लिए हमें क्या है, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि माइक्रोबियल एजेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं टू कंट्रोल फ्रॉम द डिजीज़ एंड द पेस्ट। ऐसे ही हम क्या है, हमारी सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र्स, ताकि हमारी सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहे और हमारी प्रोडक्शन क्या है, बढ़ती रहे, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है बढ़ती चली जा रही है। लेकिन उसका सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो क्या है, द यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र कॉजेज़ दी एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। तो इस प्रॉब्लम की वजह से हमें केमिकल फर्टिलाइज़र्स को छोड़कर हमें किस तरफ जाना पड़ रहा है, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाना पड़ रहा है। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रेजिंग क्रॉप थ्रू द यूज़ ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स दैट प्रोवाइड द ऑप्टिमम नरिशमेंट टू द क्रॉप्स। ठीक है, तो आप केमिकल्स का यूज़ ना कर कर आप अपनी फसल को कैसे उगाए, विद द हेल्प ऑफ यूज़ ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स। तो अब बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, बायो फर्टिलाइजर्स आर द ऑर्गेनिज्म दैट एनरिच द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द सॉइल, कि हमारी जो न्यूट्रिएंट क्वालिटी है, अब हमारी जो जिस सॉइल में आप अपनी फसल उगा रहे हो, दैट हैव एप्रोप्रिएट amount of every nutrient, either macronutrient और micronutrient, क्योंकि दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट है प्लांट की ग्रोथ के लिए। तो जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट जो मेन है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये बहुत ज़रूरी है हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को बनाए रखने के लिए। तो अगर हम इनको मेंटेन करने के लिए केमिकल का यूज़ कर रहे हैं तो उसकी वजह से पॉल्यूशन की प्रॉब्लम हो रही है। आप इंडस्ट्रियल बेस्ड जो फर्टिलाइज़र लेंगे उसके अंदर प्रॉपर नाइट्रोजन होगा, प्रॉपर NPK बोलते हैं जिसको हम, लेकिन उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है, वो पॉल्यूशन कॉज कर रहा है। तो इसलिए हमें एक ऐसी फार्मिंग का मेथड अपनाना पड़ेगा जिसमें आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ कर रहे हैं जो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाएंगे, ताकि हमारी फसल का उत्पादन क्या है, बढ़ जाए। तो NPK को प्रोवाइड कराने के लिए क्या है, हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूज़ कर रहे हैं। उन्हीं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, बायो फर्टिलाइजर्स बोलते हैं। तो बायो फर्टिलाइजर्स में 3 कैटेगरीज हम पढ़ेंगे, बैक्टीरिया, फंजाई और साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया 2 कैटेगरीज में आएगा, एक तो फ्री लिविंग और दूसरा होता है सिम्बायोटिक। जैसे सिम्बायोटिक का मतलब क्या होता है कि जब 2 ऑर्गेनिज्म इकट्ठे रह रहे हैं और दोनों को फायदा होता है। जैसे आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, आपकी पल्सेस हैं, उनकी रूट्स में राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है, जिसकी वजह से उनकी रूट क्या है, पिंकिश दिखाई देती हैं। तो ये बैक्टीरिया क्या करेगा, जितना भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट कर देगा ऑर्गेनिक फॉर्म में, ताकि प्लांट उसको ले सके। तो फायदा क्या हो रहा है प्लांट को, बच्चे, जितनी भी नाइट्रोजन एयर में अवेलेबल है वो उसको कन्वर्ट कर रहा है यूजेबल फॉर्म में, ताकि प्लांट उसको यूज कर सके। दूसरा, प्लांट से राइजोबियम को क्या फायदा हो रहा है, इट गेट फूड, नरिशमेंट मिल रही है। तो दोनों को फायदा हो रहा है, इसलिए हम क्या टर्म यूज करते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है जिसमें बैक्टीरिया हेल्प कर रहा है हमारी सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए, नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ा रहा है वो। इसके अलावा कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो फ्री लिविंग रहते हैं, सॉइल में वैसे ही प्रेजेंट है और वो डायरेक्टली हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा रहे हैं, जैसे एजोस्पायरलम और एजिडोबैक्टर। ये दोनों क्या है, फ्री लिविंग है। फ्री लिविंग मतलब ये सॉइल में डायरेक्टली रहते हैं, किसी प्लांट की एसोसिएशन में नहीं है। तो ये दोनों भी क्या है, हमारे नाइट्रोजन कॉन्टेंट को सॉइल में बढ़ा रहे हैं। दूसरे बायो फर्टिलाइजर्स हैं फंजाई।
फंजाई भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, फंगल एसोसिएशन विद प्लांट, उस टर्म को हम क्या बोलते हैं, माइकोराइजा बोलते हैं। तो माइकोराइजा की सबसे बड़ी जो फंजाई की जो जीनस है वो कौन सी है, गॉल्मलस, दैट फॉर्म द माइकोराइजा। तो माइकोराइजा क्या है, जितनी भी हायर प्लांट्स होते हैं उसके रूट्स में क्या प्रेजेंट है, फंगस प्रेजेंट है, और वो डीप पेनिट्रेट कर जाती है सॉइल के अंदर ताकि वहां पर फॉस्फोरस कंटेंट बढ़ाया जा सके। तो फंजाई कौन सा इंक्रीज कर रहे हैं, फॉस्फोरस, जबकि बैक्टीरिया क्या इंक्रीज कर रहे थे बच्चे, नाइट्रोजन इंक्रीज कर रहे थे। तो प्लांट हैविंग सच एसोसिएशन शो अनदर बेनिफिट, दूसरा फायदा क्या होता है, जो जिन प्लांट्स के रूट में फंजाई प्रेजेंट होती है, एक तो फॉस्फोरस मिल रहा है प्लांट को, दूसरा जितनी भी रूट बॉर्न पैथोजेंस हैं, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में बायो कंट्रोल एजेंट करा था, ट्राइकोडर्मा हम एज ए फंजाई यूज करें तो जितनी भी रूट बॉर्न पैथोजेंस होते हैं, रूट से जाने वाले बैक्टीरिया हैं या और कोई फंजाई है या कोई वायरस है, वो हमारे प्लांट को अटैक नहीं कर पाएगा, तो हमारे डिजीज भी नहीं लगेंगी प्लांट को। तो ये एक दूसरा फायदा है। तीसरा फायदा क्या है, ऐसे जो प्लांट्स होते हैं दे कैन टॉलरेट द सैलिनिटी एंड ड्रॉट, मतलब वो ज़्यादा नमकीन पानी को भी सहन कर सकते हैं और सूखे को भी सहन कर सकते हैं। वो प्लांट जो कैसी एसोसिएशन बनाते हैं, माइकोराइजा बनाते हैं। तो जब फॉस्फोरस कंटेंट बढ़ रहा है तो प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होगी, अच्छी होगी। दूसरी यहाँ पर हम क्या समझ सकते हैं कि ये जो फंजाई होती है बच्चे, फंजाई है दो तरीके से प्लांट के साथ एसोसिएट रह सकती है। एक होते हैं एक्टोमाइजोराइजा, माइकोराइजा, और एक होते हैं एंडोमाइकोराइजा। एक्टो का मतलब होता है आउटर, बाहरी, ये सिर्फ बाहर ही क्या है, फंजाई अपनी हाइफी को बना कर रखते हैं ऑन दी प्लांट, सिर्फ बाहर, आउटर है ये, आउटर मेंटल पर, आउटर सरफेस ऑफ द रूट पर ही क्या प्रेजेंट होएगी, आपकी फंजाई प्रेजेंट होएगी। तो जिसकी वजह से क्या है, ये वाटर की एब्जॉर्प्शन और मिनरल की एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा। ठीक है, तो ये एक्टोमाइकोराइजा है। तो ये यूजुअली किसमें देखा गया है, पाइनस जो प्लांट होता है उनमें सिर्फ सरफेस पर प्रेजेंट होती है आपकी फंजाई, और ये फंजाई यूजुअली कौन सी होती है, बेसिडोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज क्लास को बिलोंग करती है। जबकि एंडोमाइकोराइजा क्या होते हैं बच्चे, ये जो रूट है इसमें डीप पेनेट्रेट कर जाएंगे, कहाँ तक, कॉर्टेक्स रीजन तक। हमने 11th में पढ़ा था ना, जो हमारा एपिडर्मिस है, फिर एंडोडर्मिस होती है, तो बहुत सारी लेयर, इनर जो लेयर है कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के बाद क्या आते हैं, पेरिसाइकल, फिर आपके वस्कुलर बंडल्स आ जाते हैं। तो कॉर्टेक्स तक जब आपकी हाइफी पेनिट्रेट कर जाएगी, इंटरनली पेनिट्रेट कर जाएगी, तो वो कैसी एसोसिएशन कहलाई जाएगी, एंडोमाइकोराइजा कहलाई जाएगी। तो जैसे आपके जितने भी वुडी प्लांट्स हैं, या हम कहें जो कॉफी प्लांट है, उसके अंदर कैसा एसोसिएशन होता है, एंडोमाइकोराइजा, डीप इंटरनल तक पेनिट्रेट कर जाती हैं। तो जितनी भी वुडी प्लांट्स हैं दैट शो द माइकोराइजा एसोसिएशन, वो कैसी होगी, एंडोमाइकोराइजा होगी। और यहाँ पर जो फंजाई होती है वो कौन सी क्लास को बिलोंग करती है, जाइगोमाइसिटीज को बिलोंग करेगी। ठीक है, तो जब ये आपके कॉर्टेक्स तक पेनिट्रेट कर जाती है बच्चे, तो कॉर्टेक्स के सेल क्या हो जाएंगे, थोड़े से फूल जाते हैं, स्वेलन हो जाते हैं। तो इसको बोलते हैं हम वैम बोल देते हैं। यूजुअली हम ऐसी एंडोमाइकोराइजा को हम टर्म बोलते हैं वैम, वस्कुलर आर्बिकुलर माइकोराइजा। ठीक है, तो वैम एसोसिएशन होती है जब कॉर्टेक्स तक डीप चला जाता है आपका फंजाई, तो जिसकी वजह से जो कॉर्टिकल सेल्स होते हैं वो थोड़े फूल जाएंगे, वेसिकल्स बन जाएंगे, स्वेलन हो जाएंगे। ठीक है, तीसरा जो हमारी कैटेगरी है दैट वाज दी साइनोबैक्टीरिया, या इनका दूसरा नाम होता है ब्लू ग्रीन एल्गी।
ऑटोट्रॉफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऑटोट्रॉफिक मतलब जो अपना खाना खुद बनाते हैं, तो ये आपको एक्वेटिक कंडीशंस में भी मिलेंगे और टेरेस्ट्रियल कंडीशन में भी मिलेंगे। और जैसे एनाबिना, नॉक्स्टिक, ऑक्सीलेटर, ये सारे क्या हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, फ्री लिविंग है। तो पैडी फील्ड्स होते हैं, उनमें हम यूजुअली क्या यूज़ करते हैं, साइनोबैक्टीरिया, अब हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए। तो आज के टाइम हम बहुत ज़्यादा बायो फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं, मार्केट में ग्रैनुलर फॉर्म्स में अवेलेबल है, ताकि हम अपनी सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन कर सकें और हमारी जो केमिकल फर्टिलाइज़र के ऊपर डिपेंडेंसी है वो धीरे धीरे क्या हो जाए, कम हो जाए, ताकि पॉल्यूशन क्या होगा, कम होगा। तो ये था रोल ऑफ माइक्रोब्स इन बायो फर्टिलाइजर। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बायो फर्टिलाइजर्स को एक्सप्लेन करो, तो उसमें आप डेफिनेशन लिखोगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बताओगे और तीनों का रोल बताओगे, आपका बैक्टीरिया का भी, फंजाई का भी और साइनोबैक्टीरिया का। या इसमें से छोटा क्वेश्चन कैसे बनेगा, जैसे एजोस्पायरलम है वो किस तरह का बैक्टीरिया है, वेदर इट इज सिम्बायोटिक और फ्री लिविंग, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। एक और टॉपिक है आपका जो इसी चैप्टर में इंक्लूड होता है, लेकिन वो हमारे 9th चैप्टर का है, दैट वाज द सिंगल सेल प्रोटीन। सिंगल सेल प्रोटीन क्या है बच्चे, यूजुअली जो सबसे पहले प्रोटीन कंटेंट देखा गया था ये एक यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म, लेकिन ये एक टर्म अब हम क्या कह सकते हैं, ये राइट नहीं है, क्योंकि सिंगल सेल प्रोटीन मतलब प्रोटीन रिच फूड को हम सिर्फ यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म से नहीं ऑब्टेन करते, हम इन्हें मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म से भी ऑब्टेन करते हैं। लेकिन सबसे पहले जो आइडेंटिफाई हुआ था दैट वाज ऑब्टेन फ्रॉम द यूनिसेलर, इसलिए नाम रख दिया गया था सिंगल सेल प्रोटीन। अब जैसे हमारी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, जिसमें हम सीरियल, पल्सेस, वेजिटेबल, फ्रूट्स के बारे में बात करते हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करना, उनकी प्रोडक्शन बढ़ाना हमारा पर्पस है ना, क्योंकि हमारी लगातार पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि ह्यूमन और एनिमल पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। लेकिन भले ही हम कितना ही इस प्रोडक्शन को इंक्रीज कर ले, हमारी जो डेली रिक्वायरमेंट है नरिशमेंट की, वो फुलफिल नहीं होती। तो जैसे हम बात करें कि मान लो कोई मीट, जो नॉन वेजिटेरियंस लोग होते हैं, जैसे वो मांस खा रहे हैं, तो जो मांस खाने के लिए मतलब जो मीट बनेगा, मीट बनाने के लिए उस एनिमल को आपको फीड कराना पड़ेगा। तो एक एनिमल से 1 किलो मीट लेने के लिए आपको कितना अनाज देना पड़ रहा है उसको, 3 से 10 किलो। तो यहाँ पर जो नरिशमेंट हम बढ़ाने की बात कर रहे हैं, यहाँ पर तो कम हो रही है कि 3 से 10 किलो ग्रेन यूज कर कर आप सिर्फ क्या है 1 किलो मीट बना रहे हो। तो हाउ कैन दिस फुलफिल द नरिशमेंट रिक्वायरमेंट ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, है ना। तो इसी वजह से हमारी वर्ल्ड की जो टोटल 25% पॉपुलेशन है वो हंगर और माल न्यूट्रिशन से सफर हो रही है। तो अब डेली जो नरिशमेंट की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए हमारे पास एक अल्टरनेटिव सोर्स आ गया है प्रोटीन का, जिसे हम क्या बोलते हैं, सिंगल सेल प्रोटीन। यहाँ पर अब एनिमल बेस्ड प्रोटीन नहीं है, ये कैसा है, माइक्रोब बेस्ड प्रोटीन है, जिसमें आप क्या है माइक्रोब को ग्रो कराते हो, और उसको ग्रो कराना क्या है बिल्कुल आसान है। जैसे हम बात करें स्पाइरुलिना एक माइक्रोस्कोपिक एल्गी है, और वो सिंपली आपका जो वेस्ट वाटर है, सीवेज वाटर है, या हम कहें आपने आलू को छीलकर जो पानी निकाला है उसके ऊपर, या एनिमल मैन्योर, किसी भी वेस्ट चीज के ऊपर इस स्पाइरुलिना को ग्रो कराया जा सकता है। और ये जो स्पाइरुलिना है बहुत रिच होता है प्रोटीन्स और मिनरल्स में, इसमें 65 to 70% प्रोटीन होती है। तो प्रोटीन रिक्वायरमेंट हम यहाँ से अपनी पूरी कर सकते हैं, इसलिए नाम आया सिंगल सेल प्रोटीन कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोटीन आप अपनी रिक्वायरमेंट एक ही सोर्स से पूरी कर सकते हो। इसमें हाई प्रोटीन कंटेंट होता है और लो फैट कंटेंट होता है। प्रोटीन का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन फैट का अमाउंट क्या है, सब
कम है, वेरी लो है। तो स्पाइरुलिना सबसे पहला ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई हुआ था जो क्या प्रोड्यूस करता था, सिंगल सेल प्रोटीन। स्पाइरुलिना का जो फर्स्ट कॉमर्शियल मार्केट में प्रोडक्ट आया था एज ए सिंगल सेल प्रोटीन, उसका नाम था प्रोटीन। तो प्रोटीन वाज द फर्स्ट कॉमर्शियल सिंगल सेल प्रोटीन। तो ऐसे ही एक और माइक्रो बैक्टीरिया है मिथाइलोफाइलस मिथाइलोट्रोपस, इससे भी आप क्या है सिंगल सेल प्रोटीन बना सकते हो। इसमें क्या है 250 ग्राम बैक्टीरिया से आप 25 टन्स ऑफ प्रोटीन बना रहे हो, इतना ज़्यादा अमाउंट हो रहा है। जबकि आप ये देखो, अगर आप मीट ईटिंग एनिमल हो, मीट ईटिंग है, नॉन वेजिटेरियन है, तो 250 किलो काऊ सिर्फ कितना प्रोटीन प्रोड्यूस करती है, 200 ग्राम प्रोड्यूस करती है, जो मिल्क आप लेोगे उसमें से। लेकिन 250 ग्राम आपका बैक्टीरिया 25 टन प्रोटीन बना सकता है। तो एक छोटे से बैक्टीरिया से आप लार्ज पॉपुलेशन की प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हो। इसके अलावा बहुत सारी जो मशरूम फंजाइज हैं उनको भी हम एज ए फूड सोर्स यूज करते हैं बिकॉज दे आर रिच इन प्रोटीन। तो हमारा सिंगल सेल प्रोटीन किस किस से ऑब्टेन हो सकता है, आपका माइक्रोब से एंड फंजाई, बैक्टीरिया से, फंजाई से, एल्गी से, ताकि हमारी जो माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जा सके। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा कि माइक्रोब्स प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोड्यूसिंग द नरिशमेंट रिक्वायरमेंट, फुलफिलिंग द नरिशमेंट रिक्वायरमेंट ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये टॉपिक हम माइक्रोब्स वाले ही चैप्टर में इंक्लूड करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। ठीक है, थैंक यू।